हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको पता है कि हम टॉपिक देख रहे थे अपना स्वतंत्रता। ठीक है, कल की जो वीडियो थी, कल की वीडियो में हमने स्वतंत्रता का अर्थ, उसकी अवधारणा, उदय तथा स्वतंत्रता की विचारधारा देने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के बारे में देखा था। वहीं से ही हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो थी, कल की वीडियो में हमने कुछ विचार देखे थे, जिसमें जो लोग जे एस मिल, साया बर्लिन, फ्रेडरिक हायेक तथा रॉबर्ट नोजिक, ठीक है, इन प्रमुख विचारकों के बारे में हमने देख लिया था कि इन्होंने स्वतंत्रता के बारे में क्या अवधारणा दी थी, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी और उन पुस्तकों का प्रकाशन वर्ष कौन कौन सा था। दूसरा इसमें हमने देख लिया था कि इन्होंने स्वतंत्रता के कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। जो आज की वीडियो है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे T.H. ग्रीन, कार्ल मार्क्स, हेराल्ड जे लास्की, हर्बर्ट स्पेंसर और एडम स्मिथ। ठीक है, इन प्रमुख विचारकों को या इन प्रमुख विद्वानों को देखेंगे। जो आज का हमारी वीडियो है कि कल स्वतंत्रता हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, और स्वतंत्रता टॉपिक में जो आज के हमारे विद्वान रहते थे, जो कल हमने कुछ विद्वान कर लिए थे और कुछ विद्वान हम आज करेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता संबंधी अवधारणाएं दी है, तथा उन्होंने ये भी देखेंगे कि उन्होंने जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के कौन सी पक्ष का समर्थन किया है, नकारात्मक स्वतंत्रता का या सकारात्मक स्वतंत्रता का। देखिए, जो हम विचारक देख रहे थे, उन विचारकों में सबसे आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में पहला विचारक आता है T.H. ग्रीन। ठीक है, T.H. ग्रीन, इनकी बुक है, पुस्तक इन्होंने जो लिखी थी, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, और इसका प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 1882 में। ठीक है, बुक लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और जो T.H. ग्रीन थे, T.H. ग्रीन राज्य की सकारात्मक अवधारणा को अपनाने वाले पहले उदारवादी थे। ठीक है, वो पहले ऐसे उदारवादी थे जिन्होंने राज्य की सकारात्मक अवधारणा को बताया था। नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा हमने कल आपको बताई थी। सकारात्मक अवधारणा से मतलब क्या होता है कि जहां विद्वान में मानते हैं कि सामान्य व्यक्तिगत जीवन में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है, राज्य हस्तक्षेप होना चाहिए। ठीक है, राज्य कल्याणकारी योजनाएं बनाए जनता के भले के लिए, कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए। और नकारात्मक अवधारणा में हमने क्या देखा था? जहां पर राज्य की नकारात्मक अवधारणा वो होगी जहां किसी भी व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य के हस्तक्षेप को न्यूनतम माना गया है। ठीक है, कि वहां विद्वान नकारात्मक अवधारणा में विद्वानों द्वारा कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जो भी कार्य कर रहा है, ठीक है, उसमें जो राज्य का हस्तक्षेप है वो न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और जो सकारात्मक अवधारणा वाले हैं, सकारात्मक अवधारणा वाले विचारक कहते हैं कि देखिए, ठीक है, स्वतंत्रता मिलनी जरूरी है, बंधन कम से कम होने चाहिए। जब किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली है तो उसके व्यक्तित्व विकास के लिए बंधन जो है वो कम से कम होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ राज्य का हस्तक्षेप भी आवश्यक है, और राज्य का हस्तक्षेप है कल्याणकारी कार्यों के लिए आवश्यक। ठीक है, इसलिए आवश्यक नहीं है कि राज्य बिना बात के किसी के ऊपर कोई पाबंदियां लगाए या बिना बात के कोई बंधन लगाए, किसी के व्यक्तित्व या ऐसे बंधन लगाए जो किसी के व्यक्तित्व को हानि पहुंचाते हो, विकास ना करते हो। राज्य हस्तक्षेप करेगा केवल कल्याणकारी कार्यों के लिए, ठीक है, जनता के कल्याण के लिए। तो ये सकारात्मक अवधारणा थी, और सकारात्मक अवधारणा अपनाने वाले सबसे पहले विचारक कौन थे? T.H. ग्रीन थे। ये हमें याद रखना है, T.H. ग्रीन, इनकी बुक है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में। अब देखिए, जो हमारे दूसरे विचारक है हेरोल्ड जे लास्की। ठीक है, हेरोल्ड जे लास्की, इनकी पुस्तक थी ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जिसका प्रकाशन 1925 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, हमारे एग्जाम में आती है। ठीक है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में इसका प्रकाशन हुआ और इंपॉर्टेंट बुक है हमारे लिए। हेरोल्ड लास्की ने जो स्वतंत्रता की सकारात्मक और कल्याणकारी अवधारणा का समर्थन किया है। कैसे? सकारात्मक और कल्याणकारी अवधारणा। सकारात्मक अवधारणा हमने देख लिया क्या है। कल्याणकारी अवधारणा का मतलब क्या है? कल्याणकारी अवधारणा वह है स्वतंत्रता की कि राज्य अगर व्यक्तिगत जीवन में, किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है तो वो इस बेस पर, इस आधार पर हस्तक्षेप करेगा कि जो उस कार्य करने के लिए वो व्यक्तियों के जीवन में, नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप करेगा, उन कार्यों से जनता का कल्याण होगा। ठीक है, वहां के नागरिकों का कल्याण होगा। इनमें जैसे हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना है, ठीक है, मुफ्त में खाद्यान्न वितरण योजना है जो गरीबों को वितरित की जाती है, या फिर मनरेगा योजना थी, उसके स्थान पर एक दूसरी योजना लाई गई है। ठीक है,
तो ये क्या है, ये राज्य के कल्याणकारी कार्य हैं। और हेरोल्ड जे लास्की ने कहा था कि राज्य जो है वो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करेगा, लेकिन कल्याणकारी कार्यों के लिए हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, ऐसे कार्यों के लिए हस्तक्षेप करेगा जिन कार्यों से व्यक्ति के व्यक्तित्व में के विकास में सहायता मिले। ठीक है, अब यही इसने यहाँ पे कहा कि राज्य वास्तविक स्वतंत्रता हेतु हस्तक्षेप करे, कि वैसी स्वतंत्रता के लिए हस्तक्षेप करे जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ हम सच में स्वतंत्र हैं। ठीक है, फिर आता है, इन्होंने कहा है, 2 कोट्स हैं इनकी, बिना अधिकार के स्वतंत्रता संभव नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी अधिकार नहीं दिया है, किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं दिया गया है, कहीं आने जाने का अधिकार नहीं दिया गया है, अगर ये अधिकार उसके पास नहीं होंगे तो वो इस स्वतंत्रता का प्रयोग ही कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब अधिकार ही नहीं है, मुझे बोलने का अधिकार ही नहीं है, तो मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं, कैसे बोल पाऊंगी? बोलने की स्वतंत्रता कैसे होगी? तो इसने कहा है कि देखिए, अगर आपके पास कोई अधिकार नहीं है तो आपके पास स्वतंत्रता भी नहीं है। स्वतंत्रता होने के लिए व्यक्ति के पास अधिकारों का होना जरूरी है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को खेलने का अधिकार नहीं है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है या एक देश ने अपने नागरिकों के लिए ये बैन किया हुआ है कि आपको खेलने का अधिकार नहीं है, फिर बाहर जाकर किसी दूसरे देश के साथ कैसे खेल सकते हैं? ये तो उनकी स्वतंत्रता में आएगा ही नहीं, क्योंकि अधिकार ही नहीं है। जब अधिकार नहीं है तो प्रैक्टिस भी नहीं होगी, और प्रैक्टिस भी नहीं होगी तो वो आगे किसी भी खेल में या किसी भी क्षेत्र में अपना अच्छा प्रदर्शन कर ही नहीं पाएंगे अगर उन्हें अधिकार ही नहीं मिला हुआ होगा। ठीक, एक तो उनका ये कोट था फेमस, बिना अधिकार के स्वतंत्रता संभव नहीं है, और दूसरा समानता के बिना स्वतंत्रता खोखला शब्द है, कि अगर आपको समानता प्राप्त नहीं है, अगर समाज में अमीर गरीब वर्ग ज्यादा है, या फिर जाति भेद है, या फिर लिंग भेद है, ठीक है, वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव होता है, या फिर लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव होता है, तो अगर ऐसा कुछ है, उसे समान किए बिना जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता एक खोखला शब्द है, क्योंकि ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता केवल अमीर वर्ग के लिए, कुलीन वर्ग के लिए ही रह जाएगी। ठीक है, एक संपन्न वर्ग के लिए ही स्वतंत्रता रह जाएगी, बाकी सब लोग तो उससे बाहर ही हो जाएंगे। फिर इन्होंने स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक, हेरोल्ड जे लास्की ने ही स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए हैं। इन 3 प्रकारों में उसने निजी, राजनीतिक और आर्थिक, ये 3 प्रकार बताए हैं। निजी में उसने कहा है कि किसी भी नागरिक को निजी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसमें जैसे धर्म और आस्था, उसने ऐसे क्षेत्र शामिल किए हैं कि जिसमें व्यक्ति का अपनी मर्जी शामिल हो। ठीक है, जैसे कि किसी व्यक्ति को कौन सा धर्म मानना है, किस धर्म में उसे आस्था रखनी है, उसे क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, ये उसकी निजी स्वतंत्रता के अंतर्गत आना चाहिए। दूसरा उसने बताया राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति को शासन में भाग लेने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, अपने दल या संगठन बनाने का अधिकार, ये सब अधिकार होने चाहिए, तो व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है। तीसरा उसने बताया आर्थिक। उसने कहा कि देखिए, किसी भी समाज में अगर अमीर गरीब वर्ग की जो खाई है वो ज्यादा गहरी है, ठीक, कुछ लोग ऐसे हैं जो साधन संपन्न हैं, केवल कुछ लोगों के पास ही संपत्ति का जो होल्ड है, संपत्ति जो देश की पूरी संपत्ति है उसका अधिकांश भाग केवल कुछ लोगों के पास ही है, बाकी लोगों के पास संपत्ति नहीं है, बेरोजगारी है, रोजगार के साधन नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर उस स्थान पर स्वतंत्रता नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आर्थिक रूप से वो लोग स्वतंत्र नहीं होंगे। आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होगा जो स्वतंत्र नहीं होगा। तो इन्होंने बताया कि जो आर्थिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता में क्या होगा कि बेरोजगारी के डर से मुक्ति होनी चाहिए, कि किसी भी इंसान को ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर हमने एक काम नहीं किया तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार होना चाहिए। काम करने का अधिकार होने के साथ साथ उसके पास काम होना भी चाहिए, करने के लिए काम होना भी चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं अधिकांश देशों में ऐसा देखा जाता है कि जनता तो बहुत ज्यादा होती है, जनसंख्या ज्यादा होती है, लेकिन लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो किसी भी राज्य में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लोगों के पास बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रोजगार होना चाहिए। दूसरा, जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन,
उनका वितरण केवल कुछ हाथों में ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार होना चाहिए, केवल कुछ हाथों में ही उनका वितरण नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो आर्थिक स्वतंत्रता अपने आप आ जाएगी। तो ये था किसका, हेरोल्ड जे लास्की के विचार स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्र, सकारात्मक और कल्याणकारी अवधारणा के समर्थक थे ये, हमें याद रखना है। पुस्तक थी इनकी ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जिसका प्रकाशन 1925 में हुआ था। बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमारे आती है। फिर इन्होंने कहा था कि राज्य वास्तविक स्वतंत्रता हेतु हस्तक्षेप करे, कि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में राज्य वास्तविक स्वतंत्रता हेतु कल्याणकारी कार्यों के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। फिर इसने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है तो अधिकार के बिना स्वतंत्रता भी संभव नहीं है। फिर एक इसका कथन है, समानता के बिना स्वतंत्रता खोखला शब्द है। स्वतंत्रता के इसने 3 प्रकार बताए हैं, निजी स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बुक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। हर एक विचारक की बुक्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बुक्स पर और उनके ईयर पर और वो बुक्स किस अवधारणा के लिए दी गई है, इन चीजों के बारे में आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं अब आगे अगला विचारक कौन सा है, ठीक है। तो देखते हैं हम जो तीसरे विचारक हैं हमारे, जो आज के लेक्चर में तीसरे विचारक हैं, वो है कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, 2 पुस्तक हैं, एक तो दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसकी और भी बुक्स हैं, और बुक्स हम जब कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे तो तब देखेंगे, ठीक है। अभी हमारी जो स्वतंत्रता की विचारधारा है, स्वतंत्रता की विचारधारा के लिए कौन कौन सी उसकी मुख्य पुस्तकें हैं, सिर्फ हमें वो देखनी है, ठीक। तो देखिए, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का प्रकाशन 1848 में हुआ था। दूसरी बुक है उनकी दास कैपिटल की हमें याद रखना है, जो प्रकाशित हुए हैं, जो इसकी फर्स्ट वॉल्यूम थी, ठीक है, प्रथम संस्करण था, वो 1867 में प्रकाशित हुआ। फिर जो दूसरा था वो 1885 में, और थर्ड 1894 में। और जो ये थर्ड संस्करण था, ये कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद उनके शिष्य एंगेल्स, ठीक है, उनके शिष्य एंगेल्स ने प्रकाशित करवाया था, ठीक है। जो दास कैपिटल का थर्ड वॉल्यूम था, 1894 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद उनके शिष्य एंगेल्स ने प्रकाशित करवाया था, ठीक है। बुक्स हमें याद रखनी है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, दास कैपिटल के वॉल्यूम याद रखने हैं 1867, 1885 और 1894। इन्होंने स्वतंत्रता के लिए क्या कहा था कि शोषण से मुक्ति और आर्थिक स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है, ठीक। जैसे कि हमें पता है कि जो कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष विचारधारा उन्होंने दी थी, ठीक है। 2 वर्गों के बीच के संघर्ष बताया था उन्होंने, एक सर्वहारा वर्ग और दूसरा पूंजीपति वर्ग, ठीक है। पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग, इन 2 वर्गों के बीच के जो कलेश थे वो इन्होंने बताए थे, कि विचारधारा इन्होंने दी थी कि एक समय ऐसा आएगा कि जब मजदूर वर्ग के लोग क्रांति करेंगे, क्योंकि वो पूंजीवादी जो लोग हैं, पूंजीपति जो वर्ग है, उसके जो शोषण है, उसके जो अत्याचार है, उनसे परेशान हो जाएंगे। फिर वो क्रांति करेंगे, सब मिलकर क्रांति करेंगे, और जब वो क्रांति होगी तो क्रांति होने के बाद पूरे विश्व में केवल एक वर्ग रहेगा, ठीक है। और वही एक वर्ग जब रहेगा तो पूरे विश्व में समानता स्थापित हो जाएगी, लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार रहेगा। और जब ये स्थिति आ जाएगी, लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, ठीक है, उनके पास आर्थिक साधन काफी होंगे, उनके जीवन यापन के लिए काफी होंगे, ठीक है। और जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो तभी वास्तविक स्वतंत्रता हो पाएगी, विश्व में सभी लोग तभी स्वतंत्र हो पाएंगे, ठीक है। तो ये किसकी विचारधारा थी, कार्ल मार्क्स की, स्वतंत्रता के लिए। बुक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि बुक्स आपकी सारी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अब देखिए, जो ये विचारक हैं, ये विचारक नकारात्मक स्वतंत्रता के सबसे कट्टर विचारक माने जाते हैं, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता के सबसे कट्टर विचारक, और क्यों माने जाते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे कट्टर विचारक माने जाते हैं, इनसे ज्यादा कट्टरपन नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में किसी ने भी नहीं दिया। किसी भी विद्वान ने इतना कट्टरपंथी जो नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत था वो नहीं दिया था। पहले देख लेते हैं इनकी बुक्स।
सोशल स्टैटिक्स बुक है इनकी, 1851 में उसका प्रकाशन हुआ। दूसरी बुक है द मैन वर्सेस स्टेट, 1884 में। फिर है प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, 1864 में, जिसका प्रकाशन हुआ। इनका एक सिद्धांत है, ये हमारे एग्जाम में आता भी है, योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सिद्धांत इन्होंने डार्विन के सिद्धांत से लिया था, ठीक है, डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से लिया था। लेकिन नाम, ठीक है, डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत था, इस सिद्धांत को जो नाम दिया था वो नाम दिया योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत, और ये नाम किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब देखिए इन्होंने अपने समानता सिद्धांत में क्या कहा है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक तो बिल्कुल हस्तक्षेप ना करें, दूसरा जो प्रकृति है, आप सुन के हैरान रह जाओगे कि एक मतलब जो विद्वान लोग हैं, विद्वान लोग भी ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, एक बार को इंसान शोक में पड़ जाता है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि देखिए राज्य जो है, राज्य समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करने वाला सबसे प्रमुख कारक है। और ये इन्होंने क्यों बताया? इन्होंने कहा कि देखिए जो प्रकृति है के द्वारा समाज में कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग बीमार हैं, ठीक है, वृद्ध लोग हैं, तो इन्होंने कहा कि जो भी समाज में गरीब लोग हैं, बीमार लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, इन लोगों के लिए सरकार को कोई कल्याणकारी योजना नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि प्रकृति खुद चाहती है कि ये लोग जीवित ना रहें। प्रकृति जो है, प्रकृति का अपना एक सिद्धांत है कि वो समाज में जो कमजोर चीजें हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, कमजोर लोग हैं, उन्हें सर्वाइवल नहीं करने देती है, ठीक है, उन्हें जीवित नहीं रहने देती है। प्रकृति केवल उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं लोगों को जीवित रहने का अधिकार देती है जो कि शक्तिशाली हो, ठीक है, शक्तिशाली हो, संपत्ति वाले हो। तो उनका कहना था कि देखिए प्रकृति अपना काम कर रही है, प्रकृति का काम है कि वो समाज में जो शक्तिशाली, जो संपन्न वर्ग है, उन वर्गों को आगे बढ़ा रही है, और जो वर्ग उस जगह पे फिट नहीं बैठते हैं, प्रकृति के अनुसार जो लोग फिट नहीं बैठते हैं, उन लोगों को प्रकृति खुद ही वहां से हटाने का कार्य कर रही है। मतलब उन्होंने कहा कि प्रकृति एक सफाई कर्मी का कार्य कर रही है, और जो राज्य है, राज्य बीमार लोगों की मदद करके, गरीब लोगों की मदद करके प्रकृति का जो सफाई अभियान है उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, ठीक है। ये कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। वो ये चाहता था कि राज्य जो है, राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बिल्कुल भी कोई भी हस्तक्षेप ना करे। तो उनका जो ये सिद्धांत था कि जो गरीब लोग हैं, बीमार लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उन लोगों को ना तो गरीब लोगों को धन देना चाहिए, राज्य सरकार उनकी कोई मदद ना करे, ना राज्य सरकार बीमार लोगों की मदद करे, कोई ऐसी योजना ना चलाए जिससे कि बीमार लोगों को ठीक होने में मदद हो, अस्पताल ना खुलवाए, चिकित्सालय ना खुलवाए, गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज ना दे, ठीक है, वृद्ध लोगों को भी कोई सुविधाएं सरकार ना दे। और इस तरीके से अगर सरकार इन लोगों को कोई सुविधा नहीं देगी तो प्रकृति अपना काम कर ही रही है, प्रकृति इन लोगों को सफाई करने की कोशिश कर ही रही है। कुछ दिनों में ये खुद ही साफ हो जाएंगे, खुद ही गरीब लोग भूख से मर जाएंगे, बीमार लोग दवा के अभाव में मर जाएंगे, और बूढ़ों को तो मरना ही है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि देखिए जो शक्तिशाली वर्ग है और संपत्ति वाला वर्ग है, केवल उसी वर्ग को, क्योंकि वही वर्ग पृथ्वी पर रहने के लायक है, केवल वही वर्ग पृथ्वी पर रहना चाहिए, ठीक। ये थी हर्बर्ट स्पेंसर की विचारधारा, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो प्रकृति है, अपना सफाई अभियान प्रकृति ने चलाया हुआ है, वह गरीब लोगों को भूख से मारने की कोशिश कर रही है, प्रकृति बीमार लोगों को बीमारी से मारने की कोशिश कर रही है। तो जो सरकार है, सरकार प्रकृति के काम में बाधा उत्पन्न ना करे, सरकार प्रकृति को अपना काम करने दे, ठीक है। प्रकृति जिन लोगों को अपने पास रखना चाहती है, जिन लोगों को जिंदा रखना चाहती है, केवल वही लोग जीवित रहें, बाकी जो प्रकृति अपना सफाई अभियान चला रही है, सरकार उस सफाई अभियान में बाधा ना डाले, ठीक। तो ये था हर्बर्ट स्पेंसर का जो योग्यतम की उत्तरजीविता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, केवल वही व्यक्ति जिंदा रहे, को केवल वही व्यक्ति जीवित रहे जो योग्य है, जो जीने लायक है। फिर उसने समान स्वतंत्रता की बात कही है। उसने कहा कि देखिए प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ हासिल करने के लिए स्वतंत्र है जो कि वह चाहता है, ठीक है। स्पेंसर का कहना था कि कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति वो सब कुछ हासिल करने के लिए स्वतंत्र है जो कि वह चाहता है,
बशर्ते, लेकिन उससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। ये बात इन्होंने भी कही है कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता सबके साथ, सबके लिए समान है, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ हासिल करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इसमें भी कंडीशन यही है कि कंडीशन यही है कि उससे जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, उससे किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट ना हो, उसका हनन ना हो। फिर मानव संकायों का प्रयोग, उसने कहा कि देखिए जो मनुष्य है, मनुष्य को प्रकृति ने कुछ शक्तियां दी हैं, ठीक है, कुछ क्षमताएं दी हैं। कोई व्यक्ति बुद्धिहीन है, कोई व्यक्ति ज्यादा बुद्धि वाला है, कोई व्यक्ति शक्तिहीन है, निर्बल है, कोई व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। जो प्रकृति है, प्रकृति ने व्यक्तियों को, सभी लोगों को कुछ शक्तियां दी हैं, कुछ क्षमताएं दी हैं, और इन शक्तियों का, क्षमताओं का प्रयोग करके मनुष्य को खुशी मिलती है कि अगर व्यक्ति प्रकृति द्वारा दी गई इन क्षमताओं का प्रयोग करता है तो उसको खुशी मिलती है। और जब ये खुशी मिलती है तो व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करता है, व्यक्ति को अपने आप अनुभव हो जाता है कि वो जो उसकी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहा है, जो उसे करना चाहिए था वो काम कर रहा है, और इस तरीके से उसे खुशी मिलती है। और ये स्वतंत्रता की एक प्रकार है, ये भी स्वतंत्रता का एक प्रकार है। फिर उसने कहा कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता मनुष्य को जन्म से मिली है। ये मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है कि मनुष्य के जन्म से पहले पृथ्वी पर स्वतंत्रता या प्रकृति में स्वतंत्रता विद्यमान है, और इसलिए ये किसी भी व्यक्ति का जन्म से अधिकार है, इसे छीना नहीं जा सकता, इसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा छीना नहीं जा सकता है। फोर्थ इसने बताया था कि व्यक्ति को यदि ये लगता है कि वो, इसने कहा कि देखिए अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि जो राज्य है, राज्य उसके किसी कार्य में बाधा डाल रहा है, ठीक है, किसी कार्य में बाधक है, या फिर कोई ऐसा काम कर रहा है कि जिससे उसकी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, उसकी जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अगर राज्य कोई ऐसा कार्य कर रहा है कि उससे उसकी स्वतंत्रता के, उस व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है, या उसके कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो राज्य से व्यक्ति को संबंध तोड़ने का भी अधिकार है, ठीक है। वह जो कोई भी व्यक्ति फिर राज्य से संबंध भी तोड़ सकता है, ठीक। ये कह सकता है कि भाई देखिए आपका मेरा कोई लेना देना नहीं है, राज्य एक तरफ, मैं अकेला व्यक्ति एक तरफ, मुझे जो मर्जी आएगी मैं वो करूंगा, आप मेरे कार्य में बाधक नहीं बने, आप मेरी स्वतंत्रता का हनन ना करें, ठीक। अब इसमें इन्होंने जैसे उदाहरण दिया है, जैसे हम एक उदाहरण देख सकते हैं, उसका मानना था कि जो कर है, राज्य को कर नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि कर लेने से व्यक्तियों की, जिन व्यक्तियों से कर लिया जा रहा है उनकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। और क्योंकि देखिए हमें पता है कि जो कर है, कर समाज में हर एक व्यक्ति के ऊपर तो नहीं लगाया जाता। समाज के जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर होते हैं, उन लोगों को कर से छूट मिलती है। हमारे देश में भी यही हाल है, यही स्थिति है कि जो निम्न वर्ग के या 5 लाख से कम इनकम वाले लोग हैं, उन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर का कहना था कि देखिए अगर कर दे तो सब लोग देंगे, अगर कर देना ही है तो सब लोग देंगे, और अगर कर नहीं देना तो कोई नहीं देगा, ठीक है। आप किसी भी व्यक्ति पर फिर कर नहीं लगाएंगे, भले ही वो चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, आप उस किसी भी व्यक्ति पर कर नहीं लगाएंगे। अगर कर देंगे तो सभी लोग देंगे, और अगर नहीं देगा तो कोई भी व्यक्ति कर नहीं देगा, ठीक है। इसलिए उसने कहा था कि जो व्यक्ति है, अगर उसे लगता है कि राज्य इसके कार्यों में बाधक बन रहा है, उसकी स्वतंत्रता का हनन कर रहा है, तो वह राज्य से संबंध तोड़ने का अधिकार रखता है, ठीक है। तो ये विचारधारा थी हर्बर्ट स्पेंसर की विचारधारा। राज्य को मनुष्य के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने से मना किया था, वो उसने इस बुक में द मैन वर्सेस स्टेट में मना किया था, ठीक है। ये इस बुक में उसने वर्णन किया हुआ है कि जो राज्य है, राज्य किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी कल्याणकारी योजना ना चलाए, ठीक है। प्रकृति के काम में राज्य हस्तक्षेप ना करे। प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी में उसने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया है। सिद्धांत मुख्य रूप से ये डार्विन का है, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, लेकिन इस सिद्धांत को योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत नाम किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नाम। एक बुक है इनकी सोशल स्टैटिक्स 1851 में, ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था 1851 में। तो ये हमने हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में देख लिया। देखिए जो विद्वान हम यहाँ देख रहे हैं, फिलहाल हम उन्हें सिर्फ देख रहे हैं
स्वतंत्रता के पर्सपेक्टिव से ये जितने विद्वान यहाँ हैं दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, जिनके जितने विद्वानों के बारे में, इन सबको आपको आगे डीपली भी पढ़ना है, क्योंकि जो नेक्स्ट यूनिट है उस यूनिट में ये सारे विद्वान सब आने ही आने हैं, ठीक है। उनकी बुक्स भी, उनके सिद्धांत भी, ठीक है, उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, बुक्स का प्रकाशन उनके कब कब हुआ, किस सिद्धांत में क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है, ये सब उनका जो अगली हमारी यूनिट है, अगली यूनिट में आना है। फिलहाल हम सिर्फ सारे विद्वानों को यहाँ किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, स्वतंत्रता के पर्सपेक्टिव से। तो ये तो थे हमारे विचारक जिन्होंने स्वतंत्रता संबंधी अवधारणाएं दी हैं, वो प्रमुख विद्वान थे। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे विद्वान कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन से विद्वान हैं और सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन से विद्वान हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं वो हमने देखे, होब्स, लोक, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, इसाया बर्लिन, रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन। ये सब व्यक्ति जो हैं, ये सब व्यक्ति स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा के समर्थक हैं, और ये चीज हम लोगों को याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फिर सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन से हैं? रूसो, इमैनुअल कांट, हीगल, टी.एच. ग्रीन, लास्की, होबहाउस, अर्नेस्ट बार्कर, आर.एच. टोनी, सी.बी. मैकफरसन, ये सब सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, ठीक है। आपको बस इसमें इतना ही याद रखना है, नकारात्मक अवधारणा के समर्थक और सकारात्मक अवधारणा के समर्थक। जब अगर आप लेक्चर को देखेंगे, एक दो बार लेक्चर देखेंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन नकारात्मक अवधारणा का समर्थक है और कौन सकारात्मक अवधारणा का समर्थक है, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने देख लिया है कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन है और सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन है। इसके बाद हमें देखना है मानवाधिकार घोषणा पत्र, जो कि 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। ये हम अधिकार वाले लेसन में भी देखेंगे, अधिकारों वाले टॉपिक में भी देखेंगे, लेकिन ये यहाँ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया, मानवीय स्वतंत्रताओं का। तो ये अपनाया कब गया था? सबसे पहली बात तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया, और इसी दिन को 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को ही 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार घोषणा पत्र अपनाया गया था। इसके 30 अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनमें अनुच्छेद 1 जन्मजात स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है। अनुच्छेद 2 में भेदभाव का अभाव बताया गया है, किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 3 में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और सुरक्षा की गारंटी दी गई है, जीवन और सुरक्षा की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 4 में कोई भी व्यक्ति दास नहीं होगा, दासता से मुक्ति दी गई है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को दासता से मुक्ति दी गई है अनुच्छेद 4 में, मानवाधिकार घोषणा पत्र में। फिर अनुच्छेद 9 में मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा की, किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। फिर अनुच्छेद 13 में आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकता है। फिर अनुच्छेद 18 में विचार और धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी के ऊपर यह बंदिश नहीं होगी कि वो केवल एक पर्टिकुलर धर्म का पालन करे। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 में सभा और संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 में किसी भी व्यक्ति को काम चुनने का अधिकार दिया गया है, और अनुच्छेद 26 में सभी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये जो सारी स्वतंत्रताएं थी ये हमें किसमें मिली है? मानवाधिकार घोषणा पत्र में। ये हमें याद रखना है कि मानवाधिकार घोषणा पत्र कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ठीक है। और इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतनी चीजें हमने देख ली है स्वतंत्रता के बारे में। अब इसके साथ साथ हम देख लेते हैं स्वतंत्रता के प्रकार, कौन कौन से प्रकार है स्वतंत्रता के। हालांकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मोटे मोटे तौर पर आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, मैं पहले ही आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए, स्वतंत्रता के जो मुख्य रूप से प्रकार हैं, इनमें हम मुख्य रूप से 5 प्रकार को देखते हैं। पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता, कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है। प्रकृति ने इसको, व्यक्ति को यह अधिकार दिया है कि वह स्वतंत्र पैदा हुआ है, प्राकृतिक रूप से व्यक्ति स्वतंत्र है। और इसकी जो घोषणा हुई थी, ये जो विचारधारा ये कहाँ से ली गई है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र था उसमें इस बात का वर्णन था प्राकृतिक स्वतंत्रता का व्यक्ति की। दूसरा फ्रांस की क्रांति से, ठीक है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है कि अमेरिकी स्वतंत्रता
संग्राम, या अमेरिकी क्रांति कब हुई, दूसरा फ्रांस की क्रांति कब हुई। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। फिर सेकंड नंबर पे आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हमारा आएगा खाना पीना ओढ़ना पहनना, ये जितना भी है ये सब व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आएगा कि इस पर राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। व्यक्ति जो चाहे वो खा पी सकता है, आ जा सकता, कहीं भी आना जाना कर सकता है, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है, बशर्ते कि उससे किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अभी आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और आप दूसरे व्यक्ति को गालियां देना शुरू कर दो बिना बात के, ठीक है, कि मुझे तो स्वतंत्रता है कुछ भी बोलने की, मैं तो कुछ भी बोल रहा हूँ, वो स्वतंत्रता आपको नहीं है। फिर है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता में क्या आएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए सरकार द्वारा, ठीक है, समान अवसर मिले और समान अधिकार मिले, ठीक है, समान अधिकार और समान अवसर मिले जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने व्यक्तित्व का विकास बेहतर ढंग से कर पाए, ठीक है, अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। राजनीतिक स्वतंत्रता में हमारा वही है, दल बनाना, शासन कार्यों में भाग लेना, ठीक है, मतदान, तो ये सब क्या कार्य किसमें आएंगे, ये सब कार्य हमारे राजनीतिक स्वतंत्रता में आएंगे। फिर फिफ्थ है हमारे पास आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता में आपको क्या आएगा, एक तो बेरोजगारी के डर से मुक्ति, बेरोजगारी ना हो, बेरोजगारी का डर ना हो, ठीक है। दूसरा इसमें क्या आएगा कि जीविका कमाने के पर्याप्त अवसर प्रत्येक व्यक्ति के पास उपलब्ध हो, ठीक है, जीविका कमाने के पर्याप्त अवसर प्रत्येक व्यक्ति के पास उपलब्ध हो, और जब ऐसा होगा तो तब व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। एडम स्मिथ ने इस बारे में कहा था कि देखिए, जो राज्य जो आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक कार्य हैं, उनमें न्यूनतम हस्तक्षेप करे। एक स्वतंत्रता का विचार हम यहां से भी देख सकते हैं आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में, कि उनमें न्यूनतम हस्तक्षेप करे। जो राज्य है, आर्थिक जो गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करे, और ये जो आर्थिक कार्य करने वाले लोग हैं, आर्थिक गतिविधियां करने वाले लोग हैं, उनको स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने की अनुमति दे, उनके काम में किसी तरह की बाधा ना डाले। ये एडम स्मिथ का कहना था, और उनकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसका प्रकाशन 1771 में हुआ था। 1771 में जिस बुक का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे महत्वपूर्ण बिंदु थे स्वतंत्रता को लेकर, वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें कुछ रहता है कि स्वतंत्रता के संरक्षक कौन है, या फिर स्वतंत्रता की विशेषताएं क्या है, वो चीजें वो आप लोगों को खुद पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। मैं यहाँ बताऊंगी तो यहाँ वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ आप अगर एक दो बार पढ़ेंगे, एक आध बार उन चीजों को पढ़ेंगे तो वो आपको याद भी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। कल की वीडियो में थोड़ी देर के लिए 5 या 10 मिनट का टॉपिक रहेगा, जो मैंने स्वतंत्रता आपको पढ़ाया है, स्वतंत्रता पूरा टॉपिक पढ़ाया है। इस टॉपिक में कौन कौन से विचारक थे, ठीक है, स्वतंत्रता से संबंधित कौन कौन से विचारक थे, उन विचारों की पुस्तक क्या थी, उनके सिद्धांत क्या थे, और उनकी पुस्तकों का प्रकाशन वर्ष क्या था। ये जो कल का टॉपिक होगा, कल का मेन टॉपिक तो हमारा समानता का होगा, लेकिन उससे पहले मैं ये सारी चीजें एक जगह कंबाइंड करके आपको बताऊंगी, जिससे कि एक ही जगह पर आपको पूरे टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाए। तो आज का हमारा जो स्वतंत्रता का टॉपिक है वो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।